उत्तर प्रदेश की हर खबर, शहर दर शहर, जिला दर जिला, तहसील दर तहसील, 100 रिपोर्टर्स के सबसे बड़े नेटवर्क के साथ राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार तक, अर्थव्यवस्था से लेकर अपराध तक, हर खबर दिन भर। प्रदेश के सबसे तेज न्यूज नेटवर्क इंडिया वॉइस पर। सीएम योगी के काम को मिला बड़ा सम्मान। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की बड़ी छलांग। बारहवें से दूसरे पायदान पर पहुंचा योगी का प्रदेश। निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश है बेस्ट प्लेस। इंडिया वॉइस पर देखिए आज रात 8 बजे। योगी का काम बोलता है। जरूरी नहीं कि दिन के उजाले में हो अपराध, ये भी जरूरी नहीं कि रात के अंधेरे में ही हो वारदात। अपराधी भले ही कितना शातिर क्यों ना हो, गुनाह के निशान जरूर छोड़ जाता है। अब हर गुनहगार होगा बेनकाब, हर गुनाह का होगा पर्दाफाश। देखिए गुनाह, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ये धरती है ध्यान की, आध्यात्म की, जिसमें दिशा दी सरधर संपन्न इस महान लोकतंत्र में। उसी बनते बढ़ते उत्तर प्रदेश की हर खबर, शहर दर शहर, जिला दर जिला, तहसील दर तहसील, 100 रिपोर्टर्स के सबसे बड़े। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा, उकाया एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी इन्वर्टर बैटरी, उकाया नेवर स्टॉप इंडिया, नसाका वाटर प्यूरिफायर, बैलेंस वाटर बैलेंस लाइफ। तो क्या वाकई में यूपी में योगी का काम बोल रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश 12वें पायदान से छलांग लगाकर दूसरे पायदान पर पहुंच गया। केंद्र सरकार ने शनिवार को रैंकिंग जारी की है, जिसके मुताबिक पहले नंबर पर आंध्र प्रदेश, जबकि दूसरे पायदान पर, दूसरे नंबर पर योगी का उत्तर प्रदेश। मगर यहां रैंकिंग जारी हुई, वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने योगी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष ने इसे आंकड़ों की बाजीगरी का नाम दिया। आपको पहले रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर उसके बाद तमाम मेहमानों से आपको रूबरू करवाएंगे, जहां हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। विनोद कटियार जो कि विधायक हैं बीजेपी के, अभिषेक वाजपेयी जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, शौकत अली समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, राहुल लाल से समझेंगे अर्थशास्त्र के नजरिए से इस पूरे के पूरे गणित के पीछे हकीकत क्या है। अनीस निगम साहब जुड़ेंगे, अनिल निगम साहब माफ करिएगा, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। साथ ही आरपी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए भी आए हैं। लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। तो निवेशकों को आकर्षित करने की योगी की मेहनत क्या वाकई में रंग लाई? और क्या वाकई में यूपी में कारोबार करना सबसे आसान है? तभी तो यूपी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्यों की रेटिंग में 10वें पायदान की लंबी छलांग लगाई। जी, भारत सरकार की रेटिंग में यूपी आज दूसरे पायदान पर पहुंच चुका है और बीजेपी कह रही है कि योगी का नाम और काम दोनों बोल रहा है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश जो है अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे स्थान पर आया है। ये माननीय योगी जी के नेतृत्व का कमाल है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। उत्तर प्रदेश अपने हर दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या है, विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष सिर्फ हल्ला मचा सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। विपक्ष को ये भी लग रहा है कि ये सब हवा हवाई है। आज विपक्ष, बताइए, उत्तर प्रदेश एक बहुत चतुर्दिक विकास की तरफ बढ़ रहा है और योगी मोदी के नेतृत्व में सफलता के हर झंडे को गाड़ते हुए आगे बढ़ रहा है।
उद्योग मंत्रालय ने कारोबार करने में आसानी यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की रेटिंग आज जारी की, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रेटिंग में आंध्र प्रदेश ने पहले की तरह अपनी स्थिति को बरकरार रखा और पहला पायदान हासिल किया, जबकि यूपी ने सबको हैरत में डाला। यूपी ने 10 पायदान की लंबी छलांग लगाकर दूसरा पायदान हासिल किया। ये वाकई हैरत की बात है। और तेलंगाना तीसरे पायदान पर पहुंच गया। आपको बता दें कि पिछली बार ये रेटिंग 2018 में जारी की गई थी, तब भी आंध्र प्रदेश टॉप पर था, वहीं तेलंगाना दूसरे और हरियाणा तीसरे नंबर पर था। मगर इस बार आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। केंद्र सरकार की ओर से जारी की जाने वाली इस रेटिंग का मकसद भी आप जान लीजिए। इस रेटिंग का मकसद घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी माहौल में सुधार लाने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन शुरू करना है। राज्यों की रेटिंग को कंस्ट्रक्शन परमिट, श्रम कानून, पर्यावरण पंजीकरण, इंफॉर्मेशन तक पहुंच, जमीन की उपलब्धता और सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर मापा जाता है। सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग रेटिंग की बिजनेस को रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड यानी कि DPIIT की ओर से तैयार किया जाता है। अगर क्षेत्रों के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश का ही रहा। तो क्या सीएम योगी के काम को एक बड़ा सम्मान मिला है, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की ये बड़ी छलांग है। और निवेशकों के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश क्या वाकई में बेस्ट प्लेस बन गया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो आपको बता दें, इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपको रूबरू करवा देते हैं। विनोद कटियार जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, पार्टी के विधायक हैं। साथ साथ अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इस वक्त राहुल लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। हमारे साथ अनिल निगम साहब जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आरपी उपाध्याय साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुछ ही देर में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ इस पैनल में होंगे। लेकिन उससे पहले जरा राजनीतिक प्रतिक्रिया जो इस पूरे मुद्दे को लेकर आ रही है, आइए जरा वो भी आपको दिखा देते हैं। और जब तक वो नहीं ठीक होगा, मैं अगर ये सवाल पूछना चाहूंगा, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ी है तो उत्तर प्रदेश का जीडीपी क्यों कम हो रहा है? और ये कोरोना से पहले की बात कर रहा हूं, कोरोना काल की बात नहीं कर रहा। आप अगर मार्च 2020 तक का ले तो जीडीपी कम हुआ है, ग्रॉस वैल्यू क्रिएशन कम हुआ है, क्रेडिट ऑफलोड कम हुआ है। तो इन सब चीजों पे सरकार को काम करना होगा। ये रैंकिंग्स दिखाने के चक्कर में ना पड़े, रैंकिंग से कुछ नहीं होना। आज हकीकत उत्तर प्रदेश की पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, हिंदुस्तान जानता है। देखिए, ये आंकड़ों की सरकार है। ये आंकड़ों में हेर फेर करते हैं, आंकड़े छिपाते हैं, आंकड़ों के गणना को बदल देते हैं, उसके तरीके को बदल देते हैं। तो आंकड़ों के सहारे चलने वाली ये सरकार अगर उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर भारत के नाम पर ये दूसरे नंबर पर रख रही है तो इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा स्थिति भी किसी आज ये उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 10 पायदान क्रॉस करते हुए 12वें से दूसरे नंबर पे आ गया है। तो इसका पूरा का पूरा श्रेय उत्तर प्रदेश के आदरणीय। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि अभिषेक वाजपेयी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पूरे के पूरे मामले को गंभीरता से समझना चाहिए हमें कि आखिरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे पायदान पर यूपी पहुंचा है, उत्तर प्रदेश पहुंचा है, तो इसके मायने क्या है। इसलिए सबसे पहले इस डिबेट में राहुल लाल, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा क्योंकि अर्थशास्त्र के नजरिए से आप हमें समझाइए कि आखिरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 के पायदान पर उत्तर प्रदेश का आना, इसके मायने क्या है? नहीं, देखिए, इसके मायने काफ़ी बड़े हैं। चूंकि देखिए 2015 से एक तरह से भारत में यह प्रयास शुरू हुआ कि राज्यों को भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में उनकी तुलना की जाए।
और दर्शकों को ये जानना आवश्यक है कि दुनिया में काफ़ी कम देश ऐसे हैं जहाँ पे कि इस तरह से राज्यों की रैंकिंग निकाली जा रही है। तो जब इससे क्या होता है कि राज्यों में एक पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा होती है। यह एक तरह से चौथी बार ऐसा हुआ है कि ये टोटल रैंकिंग का ये लिस्ट निकला है। आप 12वें स्थान पे थे। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़े जनसंख्या आबादी वाला राज्य है वो। ऐसे स्थिति में अगर वहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैरामीटर सुधरे हैं तो इसका मायने काफ़ी बड़ा है। क्योंकि देखिए ये काम किसके आधार पे कर रहा है, कहाँ से हम लोगों ने ये परिणाम निकाले हैं। तो सरकार ने एक एक्शन प्लान 2018-19 में बनाया था और उसके अंतर्गत टोटल 181 ऐसे पॉइंट्स को रखा गया था कि उसको कौन सा राज्य कितना ज़्यादा क्रियान्वित कर सकता है। तो इसका मतलब है कहाँ पे कि सुगमता कहाँ पे है, व्यापार करने के लिए सबसे ज़्यादा सुगम माहौल कहाँ पे है, हमें ध्यान देना चाहिए। इसके पहले मैं ध्यान आकर्षण कराऊंगा कि वर्ल्ड बैंक भी इसी तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक इंटरनेशनल स्तर पे निकालता है। और जब 2014 में ये सरकार आई थी 142 का रैंक होता था, अभी 63 के रैंक पे हम लोग हैं। तो इतना ज़्यादा सुधार वहाँ पे हुआ, वो उसमें और भी सुधार हो। ऐसे दृष्टि से स्टेट में कंपटीशन होता है, एक पॉजिटिव कंपटीशन होता है। सोच के देखिए जैसे दिल्ली को हम लोग इतना एडवांस मानते हैं, दिल्ली अभी 12वें नंबर पे है, यूपी अभी 2nd नंबर पे, जबकि यूपी का इस तरह के मामलों पे एक सेकंड आर.के. तिवारी हमारे साथ इस वक्त मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आर.के. तिवारी जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आर.के. तिवारी जी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने बहुत लंबी छलांग मारी है। उम्मीद थी क्या आपको? देखिए पिछले 3 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनके प्रेरणादायी मार्गदर्शन में जी पूरी उत्तर प्रदेश की टीम एकजुट होकर के लगातार प्रयास कर रही है कि निवेशकों के लिए बहुत ही उत्तम वातावरण तैयार हो। इसी दृष्टि को देखते हुए उद्यमियों के हित में योजनाएं बनाई गई हैं, नई नीतियां बनाई गई और उनका क्रियान्वयन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो की गई है वो इनके जो भी क्लियरेंसेज हैं जी, इनको एक निश्चित समय सीमा में पूरी पारदर्शिता के साथ दिया जा रही है। ऑनलाइन इसके लिए पोर्टल बनाया गया है जी। और अब हमारा ये प्रयास रहता है कि उद्यमियों को सरकारी अधिकारियों या कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े, ऑनलाइन सारी सुविधाएं उपलब्ध हों और हमारे अधिकारी स्वयं उद्यमियों से संपर्क करेंगे, उनके पास जाते हैं और उनकी समस्याएं दूर करते हैं। एक बात हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि बहुत लंबा आप कह रहे हैं कि हम लोग होमवर्क कर रहे थे और इसके पीछे बहुत लंबा परिश्रम के साथ साथ टीम वर्क भी है, लेकिन इसके पीछे कोई खास वजह आपको दिखाई देती है? क्योंकि हमने देखा कि पहले आप 12वें स्थान पर थे और ठीक आपने 10 स्थानों की छलांग लगाई है, यानी कि इसके पीछे जो आपने जो वर्क किया है वो पूरे स्टडी के साथ किया है। तो वो मैं जान सकता हूं आपसे कि ऐसा कुछ खास काम जिसकी वजह से सीधा 10 अंकों की छलांग? देखिए एक तरह से मैंने बताया कि उद्यमियों के बारे में जो भी निर्णय होने होते हैं, जो भी उनके अप्रूवल देने होते हैं, एनओसी देने होते हैं, उसकी समीक्षा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की जाती है, उनके द्वारा स्वयं निर्देश दिए जाते हैं और इनकी नीतियों का क्रियान्वयन उसी के निर्देशों में होता है। इसके अलावा पूरी टीम के साथ साथ हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। हमारा इसमें प्राथमिकता हमारी ये रही है कि उद्यमी ये महसूस करें कि प्रदेश में परिवर्तन आया है, सुखद परिवर्तन आया है। माननीय मुख्यमंत्री का ये संदेश है कि हमारा उत्तर प्रदेश समृद्धशाली उत्तर प्रदेश हो, हमारा उत्तर प्रदेश सुरक्षित प्रदेश हो जी, प्रदेश रोजगार की अपार संभावनाओं का प्रदेश है, निवेश की अपार संभावनाओं का प्रदेश है। एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था सर, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से इस बात को माना जाता रहा कि उत्तर प्रदेश में जो है निवेशक, जैसे कि आपने कहा कि हम लोगों ने एक माहौल तैयार किया और निवेशकों को भरोसा जताया कि भैया आप उत्तर प्रदेश में निवेश करिए, और उसका ये नतीजा भी है। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोगों ने एक फैसला और भी लिया है जिसमें यह माना जा रहा है कि पड़ोसी राज्यों के साथ जो प्रोजेक्ट्स है, जो प्रोडक्ट्स है, जो खासतौर पर माना जा रहा था कि चीनी कंपनियों के साथ आपने जो करार है वो खत्म करने चाह रहे हैं, तो क्या उसका असर पड़ेगा इस पर?
देखिए, इस बारे में जो भी सेवाएं या गुड्स के टेंडर होते हैं वो जेम पोर्टल द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ किए जा रहे हैं। जी आज सरकार ने इस बारे में जो नीति बनाई है जी वो नीति हमारे राष्ट्रीय हितों को देखते हुए है और प्रदेश सरकार भी उस नीति को अमल कर रही है। जी और हमारा प्रयास ये है कि जो भी हमारे प्रदेश हित में वो देश हित में कार्रवाई हो वो हम करें। सर, अंतिम में अगर निवेशक इस वक्त आपको देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? पूरे भारतवर्ष के और पूरे विश्व के निवेशकों को मैं प्रदेश सरकार की ओर से आमंत्रित करना चाहूंगा कि अपना अधिक से अधिक निवेश उत्तर प्रदेश में करें। उत्तर प्रदेश सरकार उनको एक जो यहाँ वातावरण तैयार किया है उसमें उनके निवेश को, उनके व्यवसाय को बहुत उन्नति के साथ, बड़ी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ने में उन्हें सहायता मिलेगी। हम उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके हम 24/7 उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध हैं। उनकी हम मित्र हैं और मित्र के रूप में हमारा प्रयास होगा कि उन्हें सुरक्षित ढंग से और एक अच्छे वातावरण में अपने व्यवसाय गतिविधियों को आगे बढ़ाने का मौका मिले। उन्हें भी बहुत बहुत बधाई, प्रदेश की जनता को भी बहुत बहुत बधाई। चल, बहुत बहुत शुक्रिया आर के तिवारी जी, इंडिया वॉइस के लिए आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश आर के तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि लगातार होमवर्क किया जा रहा था और ये टीम वर्क का नतीजा है जो ये छलांग 10 अंकों की आप देख रहे हैं। इसका असर यह होगा कि भविष्य में निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर और ज्यादा रुख करेंगे। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक वाजपेयी, अब आपके पास मैं आना चाहूंगा। राहुल लाल समझा रहे थे कि निवेशक के लिहाज से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मायने क्या है, मकसद क्या है और इसके पीछे छिपा संदेश क्या है। लेकिन अभिषेक वाजपेयी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अभिषेक वाजपेयी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अभिषेक वाजपेयी, मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर ये तमाम बातें सामने आ रही थी। आप लोगों ने कहा कि ये आंकड़ों की बाजीगरी है। सरकार कह रही है कि 12वें स्थान पर 10 अंकों की छलांग लगाना कोई आसान काम नहीं है, हम लोगों ने करके दिखाया। ये आप लोग पचा क्यों नहीं पा रहे हैं? अभिषेक वाजपेयी सर, अपना प्रश्न पुनः दोहरा। सर, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि आप लोग पचा क्यों नहीं पा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने तो काम करके दिखाया, आप लोग सिर्फ बोल रहे थे। देखिए तिलक जी, आंकड़े हैं, सरकार के पास सिर्फ आंकड़े हैं, क्योंकि आंकड़ों की बाजीगरी तो अगर कोई सीखता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी से ही सीख सकता है और किसी से नहीं सीख सकता। लेकिन और मैं आपको बता दूं, अभी राहुल जी भी कह रहे थे अगर सुधरे हैं, मतलब उनको भी पूरी तरीके से यकीन नहीं है, इस बात की स्पष्ट करते हैं वो भी कि उनको पूरे तरीके से यकीन नहीं कि ये आंकड़े सही होंगे। नंबर दूसरी बात, नहीं, वो अर्थशास्त्रीय प्रवक्ता नहीं है सर किसी सरकार के, मैं आपको क्लियर कर दूं। राहुल लाल अर्थशास्त्रीय प्रवक्ता नहीं है। नहीं, मैं भी यही बात ही बोल रहा हूं। जब एक अर्थशास्त्री अगर लगाने लगे ना, तो इसका मतलब है कि उसको यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में आंकड़े कुछ भी दिए जा सकते हैं। और बात रह गई, अगर आप सारे सिस्टम को एक एक करके अगर आप देखेंगे तो सरकार ने किया लॉकडाउन के पीरियड में जो बढ़ोतरी आई, ठीक है, एक तो मनरेगा में देखिए अगर 178% की बढ़ोतरी आ गई, तो अगर एक एक करके अगर पहलुओं को देखना चालू करेंगे तो तिलक जी बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी जो आंकड़ों को झुठलाती है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो भी बिजनेस इन्वेस्टर्स हैं उनको मिला क्या, उन्होंने कितने इन्वेस्टमेंट लगाए उत्तर प्रदेश में, क्या इसका आंकड़ा सरकार पेश कर पाएगी? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के तौर पे उनको सुविधाएं तो दी गई, लेकिन उसकी वजह से लोगों को नौकरियां कितनी मिली जब लोग बेरोजगार होकर के बैठे हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट आता है तो लोगों को नौकरियां भी मिलती हैं, जो कि अभी तक कहीं दिख नहीं रहा। तो ये आंकड़ों की बाजीगरी है और कुछ नहीं है। ओके, मैं विधायक जी से पूछ लूंगा जो इन्वेस्टर मीट का जिक्र किया था, वैसे इससे पहले वो आंकड़े और दावा कर चुके हैं, मैं उनसे पूछ लूंगा। लेकिन राहुल लाल, क्विक रिएक्शन, उन्होंने कहा कि अगर मगर किंतु परंतु की भाषा तो आप भी बोल रहे हैं, तो हमने ये बात बोल दी कि आंकड़े झूठे, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, देखिए, सबसे पहला चीज तो जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े जो जारी किए गए हैं इसको काफी शोध के साथ जारी किया गया और 181 पॉइंट के बिंदुओं के साथ किया गया है, इसलिए मैं इस आंकड़े को गलत नहीं बता रहा हूं। लेकिन
जो कांग्रेस के पक्षकार, चाहे अभी वाजपेयी जी बोल रहे हैं या बाकी दूसरे लोग बोल रहे हैं, इसके ऊपर देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ पे व्यापार सुगमता को से संबंधित नियमों को काफी शानदार ढंग से क्रियान्वित किया, ये एक सच्चाई, एक फैक्ट है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि चावला साहब उसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है। लाभ देखिए इसका नहीं मिलने के कारण ये है कि पिछले, अगर हम लोग 2016 के फर्स्ट तिमाही में इसी सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रोथ रेट 9.2% था, और अगर महामारी से पहले यानी कि इस साल के फर्स्ट तिमाही में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग का ग्रोथ रेट 3.1% था, यानी हम लोग 9 से 3% पे आए हैं हम लोग। तो अगर एक तरह से मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए पिछले साल 5 जुलाई को जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक छोटा सा निर्णय लिया कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो है टैक्स लगेगा, तो दुनिया भर के जो निवेशक थे वो यहां से निकलने लगे, और 22 अगस्त को उस निर्णय को सरकार ने वापस भी ले लिया। तो हुआ क्या कि उस टैक्स से उससे 14,000 करोड़ रुपया की प्राप्ति होनी थी, लेकिन निवेशक हमारे कम से कम 30,000 करोड़ के तो निवेशक निकल गए और मार्केट कैपिटल को 5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार की छोटी छोटी गलतियां और अर्थव्यवस्था पे कई बड़े निर्णय ना लेने का नुकसान उत्तर प्रदेश को हो रहा है। इससे उत्तर प्रदेश सरकार के फंक्शनिंग पे सवाल नहीं उठा सकते, उन्होंने तो अपने तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार डिमांड जनरेट नहीं करेगी, क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था में डिमांड की समस्या, डिमांड और सप्लाई का आपने जिक्र किया, हाँ, मैं उस पर आ रहा हूं। से शुरू हो रहा है। एक सेकंड उस पर आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। अभिषेक वाजपेयी, आप ही का सवाल मैंने लिया। एक सेकंड जरा मैं विधायक जी के पास चला जाऊं। विनोद कटियार साहब, मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं आंकड़ों की बाजीगरी है, क्या है? क्या देखिए, अगर है तो कैसे किया आप लोगों ने? हमारे मित्र अभिषेक वाजपेयी जी को ये चीज नहीं दिखाई पड़ रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी लाइसेंस या एनओसीज थी वो एक ही जगह से सारी समस्याओं का निस्तारण करने का जो एक निर्णय लिया है, इतना बड़ा निर्णय इसके पहले कभी नहीं होता था। एनवायरमेंट की कांग्रेस की सरकार का पूछ लीजिए, तो एनवायरमेंट की पॉलिसी लेने जाते तो वहां पर पैसा देना पड़ता था, आप किसी दूसरा लाइसेंस लेने जाते वहां पर देना पड़ता। आपने लाइसेंस को जो है एक ठगी का रास्ता बनाया था, हमने तो लाइसेंस को एक जगह निस्तारित करके ऑनलाइन लाइसेंस कर दिए, जिससे कि भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश उत्तर प्रदेश में नहीं रही है। यही एक रीजन है कि उत्तर प्रदेश की ये भी तो बताइए ना, अगर इन्वेस्टमेंट आया तो गया कहां? अरे भैया बात पूरी करनी आपको इस बात का जवाब भी तो देना पड़ेगा ना। अरे इन्वेस्टमेंट आपकी बात जवाब दे रहा हूं, सुनिए। पिछली बार जब मैं डिबेट में था, आपको शायद पता नहीं, आप थोड़ा ध्यान सुनिए, जब सरकार थी कांग्रेस की तो उत्तर प्रदेश का बजट होता था 1.5 लाख करोड़ का, और जब थी सरकार सपा की तो उत्तर प्रदेश का बजट होता था 2.5 लाख करोड़ का, और जब सरकार आई भाजपा का तो पहला बजट 4 लाख और 28,000 करोड़ का हुआ। क्यों हुआ और कैसे हुआ? नहीं, विनोद कटियार, मैं उस बजट पे नहीं जाना चाह रहा। सरप्लस का हिसाब भी देना पड़ेगा आपको। नहीं, सरप्लस का हिसाब भी देना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं सिर्फ इतना नहीं, ये भी ध्यान हम बता रहे हैं, अभिषेक प्लीज ध्यान रखना पड़ेगा। आपने अपनी पूंजीपति मित्रों को 1.5 लाख करोड़ दिया, क्यों दिया? वो उसका निवेश क्यों नहीं आया मार्केट में? ये काम तो आप अच्छा कर लेते थे, अंतरिक्ष से लेकर जमीन से लेकर पाताल तक। अरे अच्छा, सब ये भ्रष्टाचार करा गया, ये काम आपका अच्छा लगता है। 1.5 लाख करोड़ आपने करा, पूंजीपति मित्रों को आपने रिवॉर्ड दिया, वो मार्केट में आया क्यों नहीं? पारदर्शिता के साथ आखिर मुद्दा ये है। अभिषेक वाजपेयी, एक सेकंड, मुद्दा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। एक सेकंड प्लीज राहुल, एक सेकंड। शौकत अली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक सेकंड। जी तिलक जी। शौकत अली साहब, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं खुले तौर पर इस बात को कह रहा हूं, इसके पीछे कोई वजह और आधार है। आप ही के नेता पैनल में बैठ के अक्सर ये बातें कहते थे कि भैया मुख्यमंत्री साधु है, महंत है, ये सिर्फ मंदिर में घंटी बजाना जानते हैं। आप ही के प्रवक्ता और नेता बोलते थे डिबेट में बैठ के। अब भैया वो कहते हैं कि मैं निवेशक भी लेकर आऊंगा, वो कहते हैं कि भैया मैं बिजनेस भी बढ़ाऊंगा, मैं राज्य की जीडीपी भी बढ़ाऊंगा। अब एक बात बताइए, अगर वो कह रहे हैं कि भैया मैं करूंगा और वो करके दिखा रहे हैं, तो फिर इस आंकड़ों की बाजीगरी में कहां पे आ जाते हैं आप? बोलिए। तिलक जी, सबसे पहले तो मैं विनोद जी ने कहा ये सही है कि आंकड़ों की बाजीगरी, ये सत्य है कि इनसे ज्यादा फरेब, इनसे ज्यादा झूठ, इनसे ज्यादा ग्लैमर हम लोग नहीं कर पाएंगे, ये सत्य है।
विनोद जी बैठे हुए हैं, विनोद जी भी जानते होंगे कि ये बाजीगिरी कैसे हुई है और किस तरह की गई है। ये छुपाने की या बताने की जरूरत नहीं है। बताइए जरा, मैं राहुल लाल से पूछूंगा ना, मैंने इसलिए बुलाया उनको। ये किसी पार्टी के बिल्कुल, नहीं है बिल्कुल यार, पूछ शास्त्री लीजिएगा। है। राहुल जी ये बहुत लंबे समय से कवर करते हुए अच्छे से आए बता हैं। पाएंगे। ये बता देंगे ना, आप बताइए, खुलासा करिए, फिर मैं राहुल से पूछूंगा ये सच है झूठ है। आप बोलिए तो सही कि कैसे हुई बाजीगरी, हमसे मुझे भी तो पता चले और दर्शकों को भी। ये बाजीगरी हुई तो ही कैसे? हम मुद्दे पे आइए ना। कल तक आप यही कहते थे ना कि एक महंत के बस की विकास करना नहीं है, अब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरे नंबर पे कैसे आ गए? तिलक जी, जो प्रदेश सबसे ज्यादा बेरोजगारों का था, जो प्रदेश सबसे ज्यादा परेशान था, वो एकदम से 10वें पायदान पे पहुंच जाता है। आप समझ सकते हैं, जो निचले स्तर पे एकदम आज जिसकी जीडीपी एकदम नीचे स्तर पे आ गई, वो अचानक कौन सा एकदम 7वें आसमान पे आ जाता है। ये सच्चाई है। विनोद जी, आप भी जानते होंगे कि आपके ही सरकार में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने अचीव किया है तो बधाई तो दे दो भाई। शौकत अली साहब, बधाई तो देना चाहिए ना, बधाई तो बनती है। बधाई दीजिए। कागजों पे कुछ भी लिख के आप अपने मन को खुश करते रहिए। अरे क्या कागजों पे नहीं भैया, आप अपने कागजों पे भारत सरकार का, भारत सरकार ने दिया है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपना। अच्छा एक सेकंड, एक काम कर लेते हैं ना, एक काम कर लेते हैं शौकत भाई, शौकत भाई एक काम कर लेते हैं, आप इनको दीजिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उपलब्धि हासिल की है, दूसरे पायदान पर पहुंचे, इसकी मुबारकबाद दीजिए। जीडीपी को लेकर माफी मैं मंगवा लूंगा इनसे, दीजिए दीजिए ना सर, मुबारकबाद दे दीजिए। जीडीपी को लेकर माफी ये मांग लेंगे। बिल्कुल, बोलिए। ये इनको तो खुद समझ में आ जाना चाहिए कि प्रदेश आज कहां है, बेरोजगारी का स्तर कहां। ये हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, इनके प्रदेश के आंकड़े कह रहे हैं। जो अचीवमेंट हुआ है उसके लिए तो बधाई दीजिए। शर्म आनी चाहिए इनको। प्रदेश किस अवस्था से गुजर रहा है इनको समझना चाहिए, इनको देखना चाहिए उस पे कि यार युवा कहां है, कितना बेरोजगार हुआ युवा, लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति आई, नोटबंदी के बाद क्या स्थिति हुई है प्रदेश की, इनको बताना चाहिए। एक बार बधाई तो दे दीजिए यार, 10वें आसमान, बधाई दे दीजिए। अरे भैया, आप अपने मन को खुश कर लीजिए, आप अपने मन को खुश कर लीजिए। आप अपने ऑन एयर बधाई दीजिए, कोई परेशानी नहीं, ऑन एयर बधाई दीजिए। सरकार की तारीफ करिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अच्छा काम किया। बधाई आपके अच्छे कामों के दूंगा विनोद जी, बधाई मैं बिल्कुल दूंगा, लेकिन आप अच्छे कार्य करिए, प्रदेश की जनता को खुश करने का काम करिए। मैं आपको बधाई भी दूंगा। शौकत भाई एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, एक सेकंड। बहुत देर से अनिल निगम भी और आरबी उपाध्याय जी वेट कर रहे हैं। अनिल निगम साहब, क्या ये वाकई में आंकड़ों की बाजीगिरी है, और क्या वाकई में सरकार ये कह रही है कि हम अगर करके दिखा रहे हैं और एक माहौल तैयार करें और निवेशक अगर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं तो इसमें किसी को दिक्कत क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी सरकार में यदि उद्योग लग रहे हैं या काम हो रहा है तो उसके लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि अभी शास्त्री जी ने बताया कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए जिसकी वजह से काम सहज होता है। अब देखिए, यदि कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाना चाहता है, व्यवसाय करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो ये होती है कि वो जहां उद्योग लगाना चाहता है उसको आसानी से जमीन मिल जाए। दूसरी बात, उसके लिए लाइसेंस मिल जाए फैक्ट्री का। तीसरा, उसे बिजली का कनेक्शन मिल जाए। अच्छा, उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो बार बार किसी दफ्तर के चक्कर ना लगाए, लाल फीताशाही के चक्कर में ना उलझे या उसे उलझाया जाए। दूसरी बात जो है, भ्रष्टाचार का शिकार वो व्यक्ति ना हो। ये स्थितियां जब मतलब अनुकूल होती हो उद्योगपति की, तभी वो उद्योग लगाने के लिए उत्सुक होता है। अब आंकड़ों की बाजीगरी, अभी मैं सुन रहा था जो चर्चा हो रही थी कि आरोप प्रत्यारोप चल रहा था कि साहब ये आंकड़ों की बाजीगरी है, वो करें आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है। भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस पर नहीं उलझना चाहता। मैं तो ये कहता हूं कि जो भी कह रहे हैं आरोप है कि आंकड़ों की बाजीगरी है, तो उनको बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहिए कि आंकड़ों की बाजीगरी कैसे होती है और कैसे इसमें की जाती है। एक तो ये बहुत स्पष्ट तौर पे। दूसरी बात यह है, मेरा यह कहना है कि देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से देश में वैश्विक महामारी के बाद जो सिचुएशन क्रिएट हुई, उसके क्रिएट होने के बाद जिस तरीके से चीनी उत्पादों का मतलब बहिष्कार शुरू किया गया जनता के स्तर पे और सरकार के स्तर पर, जिस तरीके से चीजों को रिजेक्ट करना शुरू किया गया,
तो उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाया जाना बहुत जरूरी था। ठीक। और उसको देखते हुए देखिए, सबसे ज्यादा आप तिलक जी, आपको मालूम है कि किस तरीके से चाइना का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है, और जो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है वो है रॉ मटेरियल मैक्सिमम जो होता है। ऐसी स्थिति में कई ऐसे प्रोडक्ट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं संभल में बटन बनाने की फिनिश्ड बटन बनाने निगम जी, मैं आपका पॉइंट ले रहा हूं, मेरे पास वक्त बहुत, क्योंकि अभी ब्रेक भी लेना है, तो मैं आरबी उपाध्याय जी, मैं आपका नजरिया समझना चाह रहा हूं। क्या वाकई में निवेशकों के लिए फिर मान ले सब कुछ उत्तर प्रदेश में सब कुछ बढ़िया है? इसका मतलब तो यही हुआ, जो बातें और आंकड़े जो रखे गए हैं और जो विधायक जी कह रहे हैं कि भैया सब कुछ अच्छा हो गया, तो बात खत्म हुई। इसका मतलब तो रोजगार भी देंगे ये। ऑल इज वेल। देखिए, दो चीजें हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला तो ये है कि देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक मैकेनिज्म है। वो ये नहीं है कि भी मेरे कह देने से भी दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर हो गया। कुछ पैरामीटर्स हैं, और उन पैरामीटर्स को जब टेस्ट किया जाता है तभी किसी की रैंकिंग निर्धारित की जा सकती है। अदरवाइज तो हर स्टेट अपने आप को नंबर 1 घोषित कर देगा। और देखिए, संभावनाएं उत्तर प्रदेश में संभावनाएं हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। देखिए, डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एक बहुत अच्छा कदम था। मान लिया अलीगढ़ की बात करें तो ताला है, कहीं कोई भी चादर बनने का काम होता है। हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक रोजगार है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति उसको प्रमोट करने की है या नहीं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली बार मतलब एक डिस्ट्रिक्ट को एक प्रोडक्ट के साथ जोड़ा गया और उसकी पहचान, ये नहीं कि वो कोई नई इंडस्ट्री लगी या कोई नया रोजगार मिला, वो एक अलग बात है, लेकिन उस पर एक क्रियान्वय हुआ। और देखिए, स्पेस होता है, इच्छा शक्ति और स्पेस। देखिए, जमीन उपलब्ध है, ऊर्जा की उपलब्ध है, और श्रम वहां पर अभी बेरोजगारों की एक फौज खड़ी है, तो अभी सस्ते में श्रम भी उपलब्ध है। तो देखिए, क्यों नहीं हम आगे बढ़ पा रहे? कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता पूर्ववर्ती सरकारों ने काम नहीं किया, लेकिन उनमें कुछ कमियां रही कि भाई हम इतनी रैंकिंग नहीं सुधार पाए या इतना अच्छा नहीं कर पाए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि अगर मान लीजिए रैंकिंग हम 12वीं से दूसरी पर आ गए, तो विधायक साहब पहले निवेशक निवेश क्यों नहीं करते थे? मैं वही, देखिए, पहले क्या होता था कि देखिए, परिवार वाले या दूसरे लोग, मान लीजिए मैंने अपना पैसा लेके मैं वहां इंडस्ट्री खोल रहा हूं, 4 आदमी आएंगे और मुझे, वो संगठित अपराध था ना, वो कहीं ना कहीं रोकता था। भाई, जो आदमी निवेशक है वो पहले सुरक्षा का माहौल देखता है कि भी इस तरह से मुझे सरकार प्रोटेक्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और उसी का परिणाम है कि बहुत ज्यादा निवेश पिछले उसमें नहीं हुआ। अब देखिए, सिक्के का दूसरा संगठित अपराध का जिक्र आपने किया, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मुझे लगता है एक ब्रेक के उस पार जब हम आएंगे तो आरबी उपाध्याय जी इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि संगठित अपराध का जिक्र यहां पर किया है। तो क्या जो संगठित अपराध की बुनियाद या कमर तोड़ने का काम योगी सरकार ने किया है, जिसका दावा किया जा रहा है, क्या उसका भी असर है? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। श्री राम की अयोध्या नगरी आज पूर्ण रूप से राममय होने लगी है। जगह जगह सीताराम के जयकारे के गुंजन के साथ अयोध्या में उत्साह और उल्लास देखा जा सकता है। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार के अथक प्रयासों की छवि भी अयोध्या के आकर्षण को बढ़ा रही है। अवधपुरी को दुनिया के सबसे समृद्धशाली नगरी के रूप में भौतिक विकास की दिशा से सांस्कृतिक परंपरा को क्षुण्ण बनाए रखते हुए आगे बढ़ाने के संकल्प के लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। राम जन्मभूमि के साथ साथ माता सीता के पौराणिक कनक भवन और दशरथ महल आगंतुकों के आकर्षण का खास केंद्र बन गया है। सरयू नदी तटों के सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। काशी और प्रयागराज में होने वाले गंगा आरती के तर्ज पर अब हर शाम सरयू नदी पर भी आरती होने लगी है। अयोध्या नगरी में सड़कों को चौड़ा कर हर तरफ से हाईवे से कनेक्ट कर दिया गया है। अब अयोध्या आने के लिए लखनऊ व प्रयागराज से सीधी एक्सप्रेसवे बन चुकी है। गुप्तार घाट स्थित राजा जी मंदिर, माता सीता की रसोई, रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एक पौराणिक पुस्तकालय एवं रामचरितमानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास उद्यान पर्यटकों को इतिहास से रूबरू करा देता है। सरयू नदी के निकट दियों और रोशनी से जगमगाता राम की पैरी का कायाकल्प पूरी अयोध्या के जीर्णोद्धार की कहानी बयां कर रहा है। ले आइए
लिए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। मिल्की वाइट परफ्यूम डिटर्जेंट पाउडर एंड फिनाइल। मिल्की वाइट डिटर्जेंट का वादा, कम दाम में सफेदी ज्यादा। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो वाकई में यूपी में क्या योगी का काम बोल रहा है? दावा बीजेपी की तरफ से यही किया जा रहा है। आधार यह कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी ने 10 पायदान की छलांग लगाकर दूसरा नंबर हासिल किया और अब इसे ऐतिहासिक रूप में देखा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है जैसा दिखाया जा रहा है? विपक्ष कह रहा है आंकड़ों की बाजी करी और कहा जा रहा है कि यह सिर्फ खेल है और कुछ नहीं। सीधा रुख करें अपने मेहमानों की तरफ। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करेंगे। अभिषेक वाजपेयी आपके पास, राहुल आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल आप ही से शुरू करना चाहूंगा। आरबी उपाध्याय ने भी जिसका जिक्र किया था, संगठित अपराध का जिक्र किया था, लेकिन इसके साथ साथ मेरा सवाल एक ये है कि क्या वाकई में यूपी में, जैसे आपने कहा कि भैया कारोबार करना अब भी आसान नहीं है, अब भी निवेशक नहीं आएंगे, ये कुछ भी कैसा भी कह ले, लेकिन हमें यकीन नहीं है, लेकिन आपकी बात से ही मैं शुरू कर रहा हूं कि क्या वाकई में आपको लगता है कि कुछ आसान नहीं हुआ? निवेशकों के आने का रास्ता आसान नहीं बनाया योगी सरकार ने? नहीं बनाया तो फिर ये आंकड़े कहां से आ गए? नहीं, तिलक जी मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, अगर सब कुछ आसान हो गया तो फिरोजाबाद में उद्योग क्यों बंद हो गए, भदोही में कालीन उद्योग क्यों बंद हो गए, लखनऊ में चिकन उद्योग क्यों बंद हो गए? ठीक है, इस तरीके से अगर देखने लगे काफी सारी लंबी लिस्ट है। लेकिन आप सिर्फ ये बताइए, अगर इन्वेस्टर आया तो गया कहां? अगर उसने इन्वेस्ट यूपी में किया तो रोजगार क्यों नहीं पैदा हुए? तो कहीं ना कहीं आपको मानक भी तो दिखाने पड़ेंगे ना। मैं तो कह रहा हूं बहुत बढ़िया चीज है। आपने डिफेंस एक्सपो लगाया, कितना निवेश आया यूपी में? आपने कितना क्या कार्यक्रम आगे बढ़ाया? आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं जवाब दूंगा इसका। आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया। अब यही वैलिड पॉइंट को आगे लेकर जा रहा हूं। शौकत अली साहब, इससे पहले किसी की सरकार ने इस तरह का कोई इन्वेस्टर मीट उत्तर प्रदेश में किया हो, जहां पर एक छत के नीचे उत्तर प्रदेश के भीतर तमाम उद्योगपतियों को लाया गया हो और कहा गया हो कि भैया यूपी इज द बेस्ट प्लेस, आप यहां निवेश करिए, हम जमीन देंगे, हम आपको ऊर्जा उपलब्ध करवाएंगे, हम आपको पानी उपलब्ध करवाएंगे, हम आपको श्रम उपलब्ध करवाएंगे? इससे पहले कोई ज्ञानवर्धन करिए सर, इससे पहले कोई ऐसे किया गया हो? अब दुबई मत चले जाइएगा सर, मुझे याद है मुझे दुबई का भी, मैं भूला नहीं हूं। और वहां से कितना निवेश आया था फिर उसका आंकड़ा भी पूछ लूंगा मैं आपसे, और कितना पैसा खर्च हुआ था, और कितने उद्योगपतियों को आप लेकर गए थे, फिर उसका हिसाब भी पूछ लूंगा। लेकिन पहले आप मुझे यह बताइए, इससे पहले कोई उदाहरण और नजीर पेश की हो आपने कि जहां पर तमाम उद्योगपति एक साथ एक छत के नीचे आए हो? उदाहरण दीजिए। देखिए तिलक जी, प्रदेश में ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर मीट होते रहे, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ हो। ये सही है कि कुछ इनके में ज्यादा, कुछ हमारे में कम, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। लेकिन समस्या ये नहीं है कि इन्वेस्टर मीट हुए या नहीं हुए, समस्या ये इन्वेस्टर मीट हुए तो कितना काम हुआ, कौन सा उद्योग आपने लगाया और कितना बेनिफिट किसको पहुंचाया, ये आपको बताना पड़ेगा। आज प्रदेश का बेरोजगार युवा पूछता है आपसे कि आपने क्या लगा दिया जिससे मुझे रोजगार मिल जाएगा। विदेशों में इन्वेस्टर मीट किए या नहीं किए? मैंने किए, कितना उद्योग लेकर आए? कुछ विसंगतियां होती हैं। आपने निवेशकों को कहा कि हमने आपने भरोसा जताया और कहा कि वो सारे हमारे सरकार, बिल्कुल हमने काम किया और हमने जो सरकारों में हमने काम किए वो दिखाए हैं, बताए हैं। तो मैं वही तो पूछ रहा हूं सर, आपने कहा ना कि काम बोलता है तो दिखाई क्यों नहीं दिया? आपने कहा कि काम बोलता है, हमारे यहाँ काम बोलता है, काम बोलता है, बोल रहा है। मैं आपसे वही पूछ रहा हूं ना सर, लखनऊ के सरजमीन पे मेट्रो से लेकर तमाम आपने काम किए, लेकिन इनके यहाँ योगी जी के यहाँ काम नहीं बोल रहा है साहब, अपराध बोल रहा है। अच्छा, आप जो आपके हेडलाइन चल रही है वो सही है नहीं है? काम नहीं, अपराध। दुबई से कितना इन्वेस्टर आए थे? पार हो गई, कितना इन्वेस्टमेंट आया दुबई एक्सपो से? कितना लाए थे? अब ये मत कह देना कि इतनी हीरोइन को ले गए थे, इतनी हीरोइन को क्या फेयर दिया था, ऐसा मत कहना। एक्ट्रेस बहुत गई थी लेकिन उसका रिजल्ट कितना आया था? आपने कितना इन्वेस्टमेंट लाए थे दुबई एक्सपो में?
कितना खर्च विनोद किया जी, था? विनोद जी हमने जितना खर्च किया वो प्रदेश की जनता जान रही है, प्रदेश की जनता देख भी रही। लेकिन Very good. समस्या यहाँ मेरे काम की नहीं, आप अपने काम की गुणगान कीजिए। विपक्ष से सवाल नहीं, पूछना तो काम हम आपका- तो आप अपने काम को बताएंगे, हम मुद्दे अपने ढूंढते बताएंगे। हैं। विनोद साहब एक आप चीज- एक सम्मानित चैनल पे जरा सा एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जरा सुन लीजिए आप। प्रोजेक्ट अपना उत्तर शौकत प्रदेश जी, का बताइए। शौकत जी, एक प्रोजेक्ट ओके, बता दीजिए इनको। एक नहीं तीन में पूछता हूँ। आपने एक पूछा, मैं तीन पूछ रहा हूँ। मैं तीन पूछ रहा हूँ आपके सामने, और वो इन्वेस्टमेंट मीट जिसका लेकर जो है हमारे कांग्रेस के मित्र अभिषेक वाजपेयी जी ने सवाल उठाया, उसका हिसाब भी दीजिए। अभी दीजिए इन्वेस्टर मीट का हिसाब दीजिए, अभी दीजिए। मैं उनसे दुबई वाला हिसाब भी लूंगा। अभी पूरा हमारा सरकार 2017 में आती है, हमने फरवरी में पहली इन्वेस्टर मीट करी लखनऊ के अंदर। वहां पर हमारा पास जो एमयू साइन हुए वो 4,28,000 करोड़ के एग्जैक्ट हुए, जितना कि हमारा बजट था। उसमें बहुत सारे एमयू काम किए, धरातल पाए 33% धरातल पाए, और करीब 34% पाइपलाइन में जो अभी भी चल रहे हैं, और कुछ एमयू किसी का। अरे मैं पूरी बात तो सुन लीजिए विनोद जी, ये भी तो बताइए ना कहाँ। अरे हम बता रहे MOU साइन होना बड़ी बात नहीं है। अरे यार पूरी बात तो सुनिए वाजपेयी जी। लेकिन आपने धरातल पे कहाँ पे दिया? आप बता रहे हैं, मैं मान ले रहा हूँ। पूरी बात तो सुन लीजिए। आपने धरातल पे कहाँ पे दिया? अरे हम बता तो रहे हैं, बताइए ना। सुनिए, आप जिस नगर में बैठे हैं, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में सैमसंग कंपनी के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार का जो फर्स्ट इन्वेस्टर मीट हुई, तो उसमें एमयू हुआ था 37,000 करोड़ का। हमने उनको लैंड दी 60 एकड़, और वहां पर अरे महाराज, पूरी बात तो सुन लीजिए। और उन्होंने जो इन्वेस्ट किया, सुनिए, उसमें जो इन्वेस्ट हिंदुस्तान में कर चुके हैं, वो कर चुके हैं 7,000 करोड़, और लोगों को जो रोजगार मिल गया है, वो रोजगार जो मिला है वो मिल चुका है 17,000 लोगों को। आप एक एक आंकड़ा देख लीजिए, इसमें कोई गलत हो बता दीजिए। ये भी तो बताइए ना, जो सैमसंग के साथ हम और बता रहे बात चल रही थी, वो हैं। कब अरे से चल सुनिए, रही थी? क्षमता रखिए सुनने की। अरे और क्यों सुनिए, नहीं बता रहे हैं आप? अरे सुनिए तो देखिए यार विनोद जी, अगर आपको ओपन मंच में झूठ बोलना है तो मैं तो कहता हूं आप कहीं अरे अपना यार, अब मंच आप लगा पूरी करके बात झूठ भी, बोलिए। आप बात तो सुन लीजिए। ग्रेटर नोएडा में हमारा एमयू हुआ बाबा रामदेव जी से, पतंजलि ट्रस्ट से। पतंजलि ट्रस्ट से एमयू हुई, हमने जो लैंड उनको दी है वो दी है 105 एकड़। अरे रोजगार क्यों नहीं मिल रहा, ये भी बता दीजिए। विधायक जी बात- जब इतना सब कुछ हो रहा है, तो रोजगार का हिसाब भी दे दीजिए। एक सेकंड, राहुल, और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश सरकार जो है, अरे विनोद जी, मुझे समझ नहीं आता आखिर झूठ बोलना कब बंद करेंगे? एक सेकंड, क्यों नहीं बता रहे हैं? आपको ओके राहुल, जल्दी से शिक्षा राहुल, जल्दी से फिर आदमी पहले हमने कभी जो है बेरोजगार होकर के बैठे हुए हैं। सरकार में पावर का कनेक्शन लाने को कटियार पैसा साहब, देना जरा सुन पड़ता तो था, लीजिए। एनवायरमेंट की पॉलिसी अरे, को पैसा देना अरे पड़ता था। सरकार आपकी बीजेपी बन करके काम कर रही है। सबसे बड़ी बीजेपी तो आपकी मायावती जी बन करके काम कर रही है, बात कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ क्लियरिटी आनी बहुत आवश्यक है। आपके पास बताने की कुछ नहीं है, तो आप अनर्गल बयान मत दीजिए। जनता का एक सेकंड राहुल लाल, ओनली राहुल लाल। ओके, एक सेकंड, कटियार साहब, एक सेकंड विनोद कटियार साहब, एक सेकंड। ओके विनोद कटियार साहब, जनता के विवेक के ऊपर छोड़ देते ना, कितना रोजगार किसको मिल रहा है। सबसे पहले विवेक का सोच दें तो आंकड़े हैं। हाँ सर, आंकड़े मैं कल रख चुका हूँ। एक सेकंड, आंकड़े मैंने कल रखे थे और बीजेपी नेताओं से सवाल पूछे थे, एक ने जवाब नहीं दिया। देखिए यहाँ पे जो एक सबसे हमसे महत्वपूर्ण है, पूछिए ना। क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो आंकड़े हैं उसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं। बार बार ये चीज उठ रहा है कि क्या ये आंकड़े फर्जी हैं। देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा 2015 से ये बनाया गया है सिस्टम, और काफी एक मजबूत सिस्टम है। अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट बार से ही आंध्र प्रदेश जो कि गैर बीजेपी शासित प्रदेश है, वो लगातार जो है कि इसमें नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार का और केंद्र सरकार जानबूझ के भेदभाव कर रही है। तो ये वो भेदभाव नहीं है। देखिए समस्या कहाँ पे, देखिए समस्या इस जगह पे है। राहुल जी, मैं तो नहीं सुन तो लीजिए, मैं आपके सवाल का भी जवाब दे रहा हूँ। नहीं मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए समस्या कहाँ आ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री या सरकार के प्रयास तमाम चीजें कर रहे हैं और उस मापदंड को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन जो चीजें अभी चावला साहब उठा रहे हैं, आप लोग उठा रहे हैं, वो सवाल भी काफी दमदार है कि आखिर उसका रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा है। जब भी कोई निवेशक आएगा, एक सेकंड खाली मैं पूरा कर दूं, कोई भी निवेशक आएगा तो आपके अर्थव्यवस्था का सेहत अच्छा होना बहुत जरूरी है।
ये जिम्मेवारी योगी जी की नहीं है, ये जो जिम्मेवारी केंद्र सरकार की थी। अगर इसी समय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट 7 से 8% होता, मांग काफी ज्यादा होती, तो ये परिणाम बहुत जबरदस्त रूप से दिखते। योगी जी 2017 में आए, जब से 2017 से योगी जी की सरकार बनी है, वो उनका दुर्भाग्य रहा कि उस समय से हमारी अर्थव्यवस्था लगातार ढलान पे थी। इसलिए जो आप लोग कह रहे हैं कि उसका परिणाम जमीन पे उस रूप में क्यों नहीं दिख रहा है, ये इसका सबसे बड़ा कारण है। नहीं आना अच्छा राहुल जी, आप ये बताइए, जब कांग्रेस सुनिए राहुल जी, तब भारत एक सेकंड आरबी उपाध्याय जी, जिस संगठित अपराध का आपने जिक्र किया था, मैं उसी पर आना चाह रहा था, जहां पर आपने बात को खत्म किया था। तो क्या ये बात मैं मान लूं, जो सरकार की पॉलिसी है, जैसे पहले आपने कहा कि निवेशक इसलिए नहीं आते थे, पहले सुरक्षा की गारंटी चाहिए थी उन्हें, और उत्तर प्रदेश में वो सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती थी, लेकिन आज हालात ये है कि जो ठाए ठाए वाली पॉलिसी है, या फिर वो दूसरी जहां पर संगठित अपराध की कमर तोड़ने के लिए तमाम बाहुबलियों के जो है घर तक तोड़े जा रहे हैं, क्या उसका भी असर पड़ता है क्या? देखिए डेफिनेटली जब कोई आदमी अपना पैसा लगाता है तो वो ये देखता है कि मैं और मेरा पैसा सुरक्षित है या नहीं है। वहाँ गायत्री प्रजापति जैसे लोग तो नहीं बैठे हुए जो मुझे और मेरे पैसे को हड़प जाएंगे और कहीं पता लगा मेरी इंडस्ट्री पे भी कब्जा कर लेंगे, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। अब देखिए विपक्ष जो कहता है आंकड़ों की बाजीगरी, देखिए उसका प्रश्न भी जायज, उसका प्रश्न भी जायज है। प्रदेश बहुत अच्छा है क्या? नहीं, मैं किसी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा। अरे आपके सरकार के बाद संगठित अपराध होता था कि नहीं होता था? शौकत अली साहब, आरबी उपाध्याय को बात तो पूरी करने दीजिए, आप सुन तो लीजिए। शौकत अली साहब बात पूरी होने दें। देखिए विपक्ष जो चिंता जाहिर कर रहा है, विपक्ष का कहना कि भी आंकड़ों की बाजी करिए, वो इसलिए, देखिए विपक्ष का कहना भी जायज इसलिए है कि कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगी किसी डिस्ट्रिक्ट में, बता दिए कोई नई इंडस्ट्री लगी है। देखिए मान लीजिए अलीगढ़ में या भी मुरादाबाद में, आगरा में, और कितने लोगों को रोजगार, बेरोजगारी, देखिए जो बेरोजगारी की दर है वो बढ़ी है। अगर मान लीजिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम दूसरे नंबर पर आ गए तो बेरोजगारी की दर घट जानी चाहिए थी, वो बेरोजगारी की दर नहीं घट रही है। तो हम किस उससे, देखिए जब कहते हैं ना फायदा या कोई योजना है, उसका जो फायदा है समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा तो उस पर उंगली उठती है, क्वेश्चन मार्क पैदा होता है। तो देखिए ये सब चीजें कहीं ना कहीं ये शो करती हैं कि भी कहीं हो सकता है कि कहीं मैनिपुलेशन, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई ये सब फर्जी है ऐसा, लेकिन जो एक शंका है लोगों की वो भी जायज है। और देखिए आप बात करते हैं पैसा, पैसा आप भी कहीं लगाएंगे तो आप बहुत सारे पैरामीटर्स उनको आप देखेंगे कि भी कच्चा माल मिलेगा नहीं मिलेगा, बिजली मिलेगी नहीं मिलेगी, यहाँ लोग परेशान तो नहीं करेंगे मुझे, तो बहुत सारी चीजें, तभी कोई भी पूंजीपति है अपनी पूंजी लगाता है। और देखिए जब वो चीजें कानून में सुधार लाए जाते हैं और इच्छा शक्ति सरकार की इच्छा शक्ति। राहुल जल्दी से फिर शौकत अली आपके पास आ रहा हूं। कई सारे पॉइंट गिनवाए, लेकिन देखिए बिजनेसमैन खाली अपने पैसे की सुरक्षा नहीं चाहेगा, बिजनेसमैन ये भी चाहेगा कि आखिर हम बिजनेस लगाएंगे तो उसका हमें लाभांश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और लाभांश तभी मिलेगा जब आपके सिस्टम में मांग होगा। आप वहां पे डिमांड जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए अभी इस मामले में मैं स्पष्ट रूप से फिर से कहूंगा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की असफलताओं के कारण, देखिए अब एक्ट ऑफ गॉड मत लाइए ना बीच में, फिर विनोद कटियार जी पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे, फिर केदारनाथ एक्ट ऑफ गॉड ले जाएंगे। फिर हम लोग का घरेलू डिमांड नहीं, हमारा परचेजिंग पावर घट चुका है लोगों का परचेजिंग पावर। मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा ये सही है। एक सेकंड राहुल, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड मैं शौकत अली के पास जाऊं, एक सेकंड। मतलब विधायक जी ये बात अच्छा है, अब तक राहुल जी कह रहे थे तो आपको मीठा मीठा गप लग रहा था, अब कड़वा कड़वा थू लग रहा है आपको बात करने का। एक सेकंड नहीं विधायक जी एक सेकंड, सही चीज कह रहा हूं, नहीं गलत बात कह रहे हैं, एक सेकंड गलत नहीं कह रहा हूं, एक सेकंड 9% राहुल 3% कैसे आ गया आपका? आखिर आपका, मैं छोड़ दीजिए महामारी का पीरियड का मैं बात कर रहा हूं, ऐसा है कंटिन्यूटी में घटा 2016-17 इंडिया की आप बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में जीडीपी कम हो रही है, चाइना की भी कम हो रही है, यूएस की भी कम हो रही है, गलत बोल रहे हैं, कम हो रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ग्लोबल इशू है, आप एक स्टेट की बात नहीं कर सकते हैं, आप एक देश की बात नहीं कर सकते हैं। अगर आपदा कोई आती है पूरे विश्व की बात है,
ये ग्लोबल इशू है, मैं तो हिंदुस्तान की कोई बात नहीं हो सकती है। और आप राहुल जी आपको डिबेट को उल्टा सीधा एक सेकंड राहुल भाई प्लीज एक सेकंड डिबेट नहीं हो जाएगा। एक सेकंड विनोद कटियार साहब एक लाइन में विनोद जी सही कह रहे थे। बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड ऐसे कई देश थे जो महामारी से पहले काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद आज की जीडीपी भी बता दीजिएगा। और आज की जीडीपी -24% देख लीजिए। अब चीन की भी बता दीजिएगा सर उनको, वो कह रहे हैं वो भी नीचे जा रही है। चीन का ओके एक सेकंड मैंने इसलिए कहा ना सर एक्ट ऑफ गॉड पे मत जाइए। आप लोग पता नहीं क्यों नाराज हो जाते हैं एक्ट ऑफ गॉड जैसी बोला मैंने। एक सेकंड रुकिए ना, प्लीज एक सेकंड सर। शौकत अली भी बहुत अनिल जी बहुत प्याज महंगा हो गया, हम तो जानते हैं क्योंकि प्याज खाते नहीं। सर एक सेकंड प्याज आपको खिला देंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपके राज में बहुत प्याज महंगा है। एक सेकंड अब ऐसा नहीं होगा। क्यों याद दिला रहे हो पुराने? अरे आप तो प्याज के चक्कर में आपकी सरकार जा चुकी है। आपको पता है प्याज के चक्कर में आपकी सरकार गई थी। आपकी नहीं गई थी क्या? भूल गए? आपकी नहीं गई थी क्या? आपकी नहीं गई थी क्या? बहुत रुलाता है। आपकी सरकार नहीं गई थी क्या? अरे वही कह रहे हैं पूरे देश को बेचने के लिए, पूरे देश को बेच दिया ना पूंजीपतियों और अभी आप ये बात कर रहे हैं अभी और कितना बेचना बाकी रह गया विनोद जी और अनिल निगम साहब। एक सेकंड आपने तो अंतरिक्ष में भी एक सेकंड हो गया विधायक जी हो गया। आपने कुछ छोड़ा 2G 3G लाल किला से लेकर के लोगों ने रोजगार तक खा गए। आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहलाएगा। मोदी सरकार विनोद जी आने वाले समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहलाएगा की सरकार है। एक सेकंड हो गया ना सर, हो गया विधायक जी हो गया। एक सेकंड शौकत अली शौकत अली और अनिल निगम जी बस। ऑडियो सबका नीचे हो गया। ऑडियो नीचे हो गया विधायक जी। एक सेकंड विधायक जी हो गया। विधायक जी सरकार में है, बड़ा दिल दिखाइए। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड प्लीज शौकत अली एक सेकंड प्लीज शौकत अली एक बात बताइए, फिर मैं अनिल निगम जी के पास जाऊं। बहुत देर से वेट कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा। मैं एक बात समझना चाह रहा हूं कि वाकई में जो संगठित अपराध को लेकर जो जिक्र किया जा रहा था, आपकी सरकार क्या वाकई में निवेशकों में वो भरोसा नहीं जता पाई? इस हिसाब से जो बात विधायक जी कह रहे कि भैया हमने भरोसा जताया, हमने गारंटी दी सुरक्षा की, आप लोग क्या सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रहे थे? जो विदेश में जाकर भी इन्वेस्टर मीट होती थी और निवेशक यहां आकर मुकर जाते थे कि यूपी में नहीं करेंगे भैया, किसी राज्य में भी चले जाएंगे, हम यूपी में नहीं जाएंगे। और आज निवेशक कह रहे कि भैया हम यूपी में निवेश करेंगे, ऐसा क्यों? तिलक जी ऐसा नहीं, ये मनगढ़ंत कहानी है। ये विसंगतियां होती हैं राजनीतिक दौर में, ये अलग चीज है कि हमने विदेश में कर ली। अब यहां जो हुआ उस पर भी तो बताना पड़ेगा ना। वो तो उसका हिसाब पूछ रहा हूं सर, आप उसको वाला भी हिसाब दे दीजिए ना, वो वाला हिसाब दे दीजिए विदेशों में जाके किया आप लोगों ने, उसका हिसाब भी दीजिए ना। हमने काम किया था प्रदेश में, हमें कहने की आवश्यकता नहीं, प्रदेश की जनता देख रही है। राजनीतिक दौर में होता कुछ विसंगतियां होती हैं, कभी आगे और कभी पीछे हुआ करता है। लेकिन भरोसा क्यों नहीं जता पाए आप? क्यों नहीं जता पाए कि भैया यूपी में संगठित अपराध नहीं है? आपके राज्य में संगठित अपराध था कि नहीं? संगठित अपराध था नहीं जिसके जिक्र आरपी उपाध्याय कर रहे थे, था या नहीं? सिर्फ इतना बताइए। बिल्कुल नहीं, ये सरासर झूठ है। और मैं आज कहता हूं कि आज निवेशकों से यदि पूछ लिया जाए कि प्रदेश की स्थिति ऐसी है और प्रदेश में आप निवेश करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि सारे के सारे मना कर देंगे। जो आप कहना, समझ गया मैं, शौकत भाई समझ गया। लेकिन क्या वाकई में निगम जी ऐसा ही है? और जिसका जिक्र आरबी उपाध्याय कर रहे थे कि भैया अगर संगठित अपराध की आपने कमर तोड़ी है तो उसका असर भी दिखाई देगा, निवेशक आएंगे, भरोसा जतेगा। और होगा यही कि आखिरकार आपने सुरक्षा की गारंटी तो ली कम से कम, जो अब तक यूपी में नहीं थी। देखिए दो चीजें, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये बात हो रही थी कि साहब नौकरियां क्यों नई लोगों की बढ़ रही हैं, जीडीपी क्यों नीचे जा रही है। ये बहुत ही क्लियर है और स्पष्ट तौर पे सभी को समझ में आ जाना चाहिए और आ भी रहा है कि पैंडेमिक के बाद जिस तरीके से वैश्विक महामारी आई
कौन सा ऐसा देश है जिसकी जीडीपी ऊपर जा रही है? कौन सा ऐसा प्रदेश है अनिल जी, जो बात हो रही थी हम लोग तो पैंडेमिक से पहले के मामले पे ही बात कर रहे थे। नहीं, मैं इससे पहले कोरोना काल से कौन सा 2016 से 9 से 3 पे आया था और पैंडेमिक में -24 में कोई नहीं पहुंचा। एक और ध्यान रहे उनके पहले -24 तो तब है राहुल असंगठित क्षेत्र को नहीं बोला गया, संगठित क्षेत्र को जोड़ने के दौर में वैलिड बात है। अगर आप जोड़ देंगे तो क्या तबाही होगी सब मालूम है। एक सेकंड अभिषेक वाजपेयी प्लीज, वो खामोशी से आपकी बात सुन रहे थे। प्लीज एक सेकंड, बात सब सुन रहा हूँ, एक सेकंड बात सुनिए फिर बोलिए अनिल निगम जी। जी बताएं दूसरी बात यह है, जहां तक अपराध की बात रही, देखिए उद्योग को चलाने के लिए, कारोबार करने के लिए हमें एक माहौल की जरूरत होती है, और वो माहौल 2-3 चीजों से है। एक तो भ्रष्टाचार ना हो, दूसरा अपराध ना हो, और ये यदि चीजें नहीं हैं और उद्योग लगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, प्रशासन जो है चीजें उपलब्ध करा रहा है, सहजता से मिल रही है, एक काउंटर पे जाके आपके काम हो रहे हैं, यदि ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती हैं तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 100% भ्रष्टाचार भाजपा की सरकार में खत्म हो गया है, लेकिन निसंदेह भ्रष्टाचार कम हुआ है। और ये मैं नहीं कहता कि पूरी तरीके से अपराध यहाँ खत्म हो गया है, लेकिन निसंदेह पहले की तुलना में अपराध कम हुआ, इसलिए ये परिस्थितियां बनी हैं और आज जो है यहाँ काम करने का माहौल पैदा हुआ। लेकिन इनके खुद नहीं, के नहीं, विधायक सांसद एक सेकंड फिर भ्रष्टाचार खत्म हुआ है तो फिर लोकपाल लोकायुक्त ले आइए, फिर आरटीआई का जिक्र कर लीजिए, फिर दिक्कत आ जाएगी। मैं उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाह रहा। एक सेकंड, फिर दिक्कत आएगी फिर जवाब देने में। एक सेकंड, मैं एक बात, अभिषेक वाजपेयी और शौकत अली साहब, मैं आप दोनों की बात मान लेता हूं। आप दोनों पैनल से बोलिए कि भैया अभी भी यूपी में हालात वैसे ही है जैसे पहले हुआ करते थे, आज भी वैसे ही है, और निवेशकों को कहिए कि उत्तर प्रदेश बेस्ट प्लेस नहीं है, मत करिए निवेश। बोलेंगे आप? दोनों में से कोई भी एक बोल दो। देखिए बोलो ना तिलक जी, पहली चीज तो शौकत भाई बोलो ना, बोलो बेकार है, मत करो निवेश। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ अपराध है। नहीं बिल्कुल मैं कहूंगा निवेश करिए, लेकिन नहीं हो पाएगा की गारंटी मैं बिल्कुल कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में निवेश करिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुरक्षा की गारंटी दे, बिल्कुल निवेश। आपने दी थी ना, ये कोई नहीं कहेगा। आपने दी थी ना, ये मना कर रहे हैं क्या? सुरक्षा की गारंटी दे, ये मना कर रहे हैं क्या? एनसीआरबी का डाटा दे, बिल्कुल। आप मैं कह रहा हूं तिलक जी, आज एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए। तो आप ये डाटा ये भी तो देखिए ना, मतलब वो डाटा आपको अच्छा लगता है, ये वाला डाटा लगता क्यों? हम फिर भी सही थे। ओके, एक सेकंड अभिषेक वाजपेयी, क्या वाकई में यूपी में निवेश नहीं करना चाहिए? सब बातें झूठी हैं, बोल दीजिए आप। नहीं देखिए मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। यूपी में निवेश करना चाहिए और करना भी चाहिए। मैं अगर इन्होंने काम किया होता तो मैं तहे दिल से इनको, हम अपनी पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करते, हम लाख बार इनको बधाई देते। लेकिन अगर इन्वेस्टर आए तो गए कहां, और इन्वेस्टर है कहां पे, इन्वेस्टमेंट कहां पे हो गए। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा जल्दी से क्विक हमारे प्रदेश की जरूरतें क्या क्या हैं, उन जरूरतों के अनुसार आपको निवेशक आए और इन्वेस्ट करें। हमारा प्रदेश बढ़ेगा तो तरक्की तो हम ही सब करेंगे, भारत देश तरक्की करेगा। तो आपने बोल दिया ना, तो वैसे ही निवेशक आ जाएंगे। जब आप दोनों कह रहे हैं तो निवेशक आ जाएंगे जल्दी से। वाजपेयी जी, भारत देश की तरक्की नहीं, अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरक्की से आप खुश नहीं हो रहे हैं। आपको खुश होना चाहिए, बधाई देनी चाहिए। आपको यही नहीं पता है, जब आज उत्तर प्रदेश 2017 के बाद में तरक्की करेगा तो भारत देश तरक्की करेगा। आपको यही नहीं पता है, सरकार बढ़ रही है। मुझे पता नहीं आप कैसे, जनता ने आपको मैंडेट दे दिया, थैंक यू, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। सबका ऑडियो नीचे, सबका ऑडियो नीचे। ओके ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। सबका ऑडियो नीचे, सबका ऑडियो नीचे। क्या वाकई में योगी का काम बोल रहा है या फिर वाकई में आंकड़ों की बाजीगरी है? अब देखिए कि आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना जरूर है कि अगर निवेशकों में भरोसा जगह है तो वाकई में कहीं ना कहीं यूपी के लिए शुभ संकेत कहा जा सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
ले आइए उकाया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज